हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा सेलुलर टोटियोपोटेंसी यानी कि कोशिका पूर्ण क्षमता का जो सिद्धांत है वो हमने देखा कि कैसे हेबरलैंड और स्टीवर्ट ने पायनियर एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके बहु आयामी जो है वो रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिले और इससे पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बेसिस है ये जो थ्योरी है। अब एक और इसमें टर्म आती है वो सेलुलर प्लूरिपोटेंसी, कोशिका बहुशक्तता। ये जो है जैसे कि प्लांट्स के अंदर हम टोटियोपोटेंसी कह सकते हैं कोई भी कोशिका की, पर एनिमल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनकी जो कोशिका है वो जो शुरू में प्रारंभ में जो कोशिका बनती है उससे बिल्कुल इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन उसमें हो जाता है कि वो अपनी जो ओरिजिनल जो भी उसके अंदर फिज़ियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल जो क्वालिटीज़ होती हैं उनसे बिल्कुल वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए उसको वापस से प्रारंभिक कोशिका में परिवर्तित जो है वो करना, जिसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, जो प्लांट्स में संभव है वो एनिमल्स में संभव नहीं है। तो सारी सेल्स जो हैं इसमें वो टोटियोपोटेंट नहीं होती, पर कुछ कोशिकाएं जो हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स में ऐसी पाई जाती हैं जो रीजनरेटिव होती हैं। यानी कि कोई अगर जो टिश्यू है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या वो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो किसी कारणवश डैमेज हो जाती हैं, तो नई सेल्स जो है वो उसको निर्मित कर देती हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, तो इनको हम स्टेम सेल्स का नाम देते हैं। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं इनमें क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि ये कोई भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो पाती हैं। और ये जो सेल्स हैं इसलिए इनको कहते हैं प्लूरिपोटेंट, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में ये परिवर्तित हो जाती हैं। पर ये कुछ होती हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट इसमें से हैं बोन मैरो की कोशिका ऐसे होती हैं जो कि सेलुलर प्लूरिपोटेंसी को दर्शाती हैं। दूसरी ब्लड में बहुत सी इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, इस प्रकार की प्लाज्मा, सीरम ये पाया जाता है जो कि सेलुलर प्लूरिपोटेंसी दिखाते हैं। तो ये सर्वप्रथम ये जो स्टेम सेल्स हैं जॉली ने 1903 में सबसे पहले इनको देखा और उसके बाद रोज़ हैरिसन 1912 में सीरम, प्लाज्मा, एम्ब्रियो, इनमें ये कोशिकाओं को उन्होंने देखा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि रीजनरेट करके जो डेड सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको रिप्लेस कर सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट और है जिसमें कि प्लूरिपोटेंसी बहुत देखी जाती है, वो है जो नाल होती है ना। नाल जो होती है, जब बच्चा जो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसमें भी ये रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत होती है। इसलिए आजकल जो है इसको प्रिजर्व भी करवाया जा रहा है। तो ये हम सेलुलर टोटियोपोटेंसी ना कहकर सेलुलर प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। तो ये एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें
ये कहते हैं, और बाकी टोटियोपोटेंसी प्लांट्स में कही जाती है। तो ये डिफरेंस है। अब ये जो सारी टोटियोपोटेंसी है या प्लूरोपोटेंसी है, ये किस वजह से संभव है? तो इसमें जो मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफरेंशिएशन का। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या होता है? कोई भी कोशिका जो है वो किसी अपनी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मेटाबॉलिक चेंज लाती है, तो वो विभेदन कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये चेंज क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी जो जीवित जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित नहीं है। पर शुरू में सबको पता है कि जैसे भ्रूण जो भ्रूणीय जो कोशिका बनती है, जो जाइगोट बनता है, वो एक सेल का होता है, तो वो प्रारंभिक कोशिका है। उसके बाद वो डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाएं अपने आकार की बनाता है। अब ये जो शुरू में कोशिकाएं बनती हैं ये सब एक सी होती हैं ना, पर जैसे जैसे जो एम्ब्रियो बढ़ता है वो किस प्रकार कौन सी कोशिका कहाँ है ना, और वो उस प्लांट या एनिमल में ये कोशिका कहाँ पे स्थित है, उस आधार पे वो डिफरेंशिएट होती है भिन्न भिन्न टिश्यूज़ में ना, ऊतकों में वो डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होती है। तो ये विभेदन जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये जो विभेदन है उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसके मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। किस प्रकार होता है कि कोई कोशिका जो है वो सबसे पहले उसमें सिग्नल इंडक्शन या प्रेरित संकेतक जो है वो होता है, और संकेत जो है वो उसको परसीव किया जाता है ना। जब वो परसीव होता है कोशिका द्वारा, तब उसमें कुछ वो जीन एक्टिवेट होती है जो उसको परसीव करती है ना। जो आपको सिग्नल मिला उसको परसीव करने वाली सेल सबसे पहले एक्टिव हुई। उसके बाद जब ये जीन एक्टिव हो जाती है तो वो जीन एक्टिव होती है जो एनाटमी या फिजियोलॉजी या जिस प्रकार से भी सेल अपने को चेंज करना चाहती है वो एक्टिव होती है। जब वो एक्टिव होती है तो अकॉर्डिंगली किस प्रकार की कोशिका जो है बननी है, उस प्रकार के एंजाइम्स, केमिकल्स जो है वो बनने शुरू होते हैं, तो वो जीन एक्टिव होती है। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन जो है वो होता है। अब प्लांट्स के अंदर ऑक्सिन्स जो हैं वो एक अच्छे इंड्यूसर्स माने जाते हैं। ये एक जो ऑक्सिन्स होते हैं वो प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ख़ास तौर से ऑक्सिन्स जो है वो इंडक्शन हार्मोन माना जाता है। तो किसी भी सेल को डिवाइड करने का सबसे पहला जो रोल है वो ऑक्सिन का होता है। अब इसका जो मूवमेंट है वो बेसिपिटल होता है, और ये वाहिकाओं के थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू। बेसिपिटल का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर। ऑक्सिन हमेशा टिप्स पे पाए जाते हैं। जो ग्रोइंग टिप है, एपिकल मेरिस्टम्स हैं, उनमें ये ऑक्सिन्स पाए जाते हैं, और उसके बाद वो नीचे की तरफ आते हैं वेसल्स के थ्रू। अब जब ये आते हैं तो डिफरेंशिएशन जब होगा, जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन गई, तो उस कोशिका से क्या बनेगा? मॉर्फोजेनेसिस होगी, यानी कि संरचना विकास। तो अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। तो शुरुआत में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है या भ्रूण जो है जब विकसित होता है, उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? इसमें मॉर्फोजेनेसिस होता है ना। शुरुआत में कोई भी कोशिका एम्ब्रियो की, जो बहुत छोटा जब एम्ब्रियो होता है तो सारी कोशिकाएं एक सी होती हैं। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा आकार लेता है, उसके अंदर स्थिति के हिसाब से किस
कौन सी सेल कहाँ स्थित है और कौन सा ऑर्गन वहाँ बनना है, उस हिसाब से वो कोशिका जो है वो विभेदित हो जाती है। और जैसे जैसे ये कोशिकाएं विभेदित होती हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ बनते हैं। जब टिश्यूज़ बनते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के संरचनाएं, ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है ना। कोई जो है वो तना बना देता है, कोई कोशिका जो है वो पत्ती बना देती हैं, कोई कोशिका जो है वो मूल बना देती है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब इसमें एक दो और इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रियाएं हैं, जो डी डिफ्रेंसिएशन या री डिफ्रेंसिएशन। अब डी डिफ्रेंसिएशन या री डिफ्रेंसिएशन जो है वो आर्टिफिशियली प्लांट्स में तो नॉर्मली नेचुरल भी देखा जाता है, पर इतना अधिक नहीं देखा जाता जितना कि आप इंड्यूस इसको लैब में करा सकते हैं अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। तो ये टिश्यू कल्चर में एक बहुत ही बेसिक जो है हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है, जिसके थ्रू नए प्लांटलेट्स आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में बनाए जाते हैं। तो डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जब हम किसी भी एक्स प्लांट को लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कैसे स्टीवर्ड ने एक एक्सप्लांट क्या लिया। एक्सप्लांट किसको कहते हैं हम? एक टिश्यू का टुकड़ा जो प्लांट का है, जिसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं ना। तो एक्सप्लांट को जब हम किसी भी कल्चर मीडियम में रखते हैं तो ज़्यादातर उसके अंदर कैलस जो है वो बनता है। अब ये जो कैलस है, जैसे कि स्टीवर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि ये जो है, ये कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। तो ये किससे बना? डिफरेंशिएटेड फ्लोएम सेल्स। जो फ्लोएम सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट हो गई थी, वो वापस से डी डिफरेंशिएट यानी कि रिवर्स हो गई, है ना। वो वापस से अनडिफरेंशिएटेड हो गई। तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो कैलस का निर्माण जो है वो डी डिफरेंशिएशन से होता है। अब कैलस को जब हम एक सस्पेंशन कल्चर में या उस कैलस को एज सच ही हम किसी ग्रोथ जो मीडियम है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें वापस से डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम री डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक्चुअल में पहले हो चुका है इसका, उसके बाद ये डी डिफरेंशिएट हो गई। अब डी डिफरेंशिएटेड सेल जो कैलस सेल है वो वापस से री डिफरेंशिएट हुई और प्लांटलेट्स बने। तो ये दो जो हैं वो आर्टिफिशियल कंडीशंस की मुख्य क्रियाएं हैं, जो कि जिनसे कि ये बायोटेक्नोलॉजी की पूरी फील्ड जो है वो बेस्ड है। तो इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी के और एस्पेक्ट्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।